स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडो नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो किसी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के केसेस के आधार पर नहीं है। हमने ये सोचा है कि हम जो फिजिक्स है उसको थोड़ा सा पढ़ाते हैं ताकि हमारा मन भी शांत हो जाए। हम बहुत दिन से लगातार मैथ करे जा रहे हैं। लगभग 270 से ज्यादा वीडियोस बन चुकी हैं और बच्चों का तो रेस्पॉन्स क्या ही बताएं। आईआईटी के सवालों को देख के या तो वे घबरा जा रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है। मुझसे कुछ लोग कहते भी हैं कि सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। सवालों का स्टैंडर्ड एक्चुअली कम कर नहीं सकते, परेशानी यहां है। और झूठ भी नहीं बोल सकते कि बच्चा आईआईटी में ऐसे ही चला जाएगा। आईआईटी में जाने के लिए 400 सवाल मिनिमम होने चाहिए हर चैप्टर पे और उसको 5 बार लगा होना चाहिए। कम से कम इतनी संभावना हो तो जाके वो आईआईटी में जाता है। अब बच्चे को झूठी दिलासा क्यों दिलाई जाए? जब आप झूठी दिलासा दिला नहीं सकते, कंटेंट को हल्का कर नहीं सकते, तो बैठोगे ना सब्सक्राइबर के। तो यही परेशानी है हमारी और कुछ नहीं है। तो सब्सक्राइबर के बिना भी हम खुश हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तुमने देखा होगा वीडियो भी बड़ी वायरल हुई, वो ध्रुव राठी जी वाली। लोगों ने इतनी गालियां दी मुझे, इतनी गालियां दी कसम से। मैंने ऐसा था कि मैं क्लास में हमेशा बचपन से बड़े होने तक रहा टॉपर क्वालिटी का, मतलब क्लास में अच्छे परफॉर्मेंस रहते थे एंड कभी किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। तो पहली बार किसी वीडियो कंटेंट के ऊपर इतनी गालियां पड़ रही थी और मैं दुखी नहीं हो रहा था, मैं खुश हो रहा था कि कोई मुझे गाली तो दे रहा है। एटलीस्ट मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया, इसी वजह से लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि लोगों को एजुकेशनल कंटेंट थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है। क्या करें, चलिए देखते हैं हीट क्या है। हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी को कैसे हम देख सकते हैं? एनर्जी को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि कोई काम हम करते हैं तो उस काम को भी हम एक एनर्जी के रूप में देखते हैं। एनर्जी किसी भी काम को करने की कैपेसिटी को भी कह देते हैं कि हम कुछ काम कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमें एनर्जी है। ठीक, एनर्जी को हम डायरेक्टली वर्क डन से या हीट को एनर्जी से दिखा सकते हैं और एनर्जी को वर्क डन से दिखा सकते हैं। वर्क डन क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर आपने F फोर्स लगाया और उसको ds दूरी तय करा दी, ठीक, एक फोर्स लगा करके उसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा दी, तो आप बोलते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस प्रकार से। तो इसकी यूनिट जो हो जाती है जूल, आप उस टर्म को बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसकी डायमेंशन पर चर्चा कर रहे हैं, चैप्टर डायमेंशनल या ड्राइव यूनिट्स और जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसके ऊपर है, तो इसकी डायमेंशन पर भी चर्चा करेंगे। फोर्स की यूनिट अगर आपको निकालनी हो तो फोर्स की यूनिट होती है F बराबर ma, ds की ds। ए क्या होता है? एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इनटू ds। ध्यान से देखा जाए तो m की जो डायमेंशन है वो है m, वेलोसिटी की lt-1 अपॉन t और l। और इसी चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो इसी टर्म को मैं निकाल करके यहां लेके आता हूं, m l t की पावर -2 और l यानी कि ml2 t की पावर -2। ये आपकी डायमेंशन निकल करके आ रही है। क्लियर है बेटे? हीट की डायमेंशन आ गई आपकी ml2 t-2, कुछ इस प्रकार से। ठीक, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट क्या है? ये बड़ी आ रही है। एक सवाल देखते हैं, चलो। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, जैसे मान लो कि आपने एक ये लिया, एक बर्तन लिया और बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है बहुत सारा। क्या रखा हुआ है? पानी। ठीक, और इसका टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। आपने इसके अंदर डाल दी बर्फ, बर्फ का मतलब आइस डाल दी। अब आइस क्या है? आइस सबसे पहले आइस का मान लो कोई टेम्परेचर होगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी, उस टेम्परेचर पर या कोई बॉल डाल दी जिसका कोई एक टेम्परेचर रहा हो। मैं लेट सपोज का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस लेना चाहूंगा कि बर्फ में भी ऐसी बर्फ, बहुत ठोस बर्फ, जिसे
या किसी मेटल की बर्फ मान सकते हैं, किसी लोहे की ठंडी करके बर्फ डाल दी, गोली डाल दी, ठीक ऐसा, या -10 डिग्री सेल्सियस पर है ऐसा मान के चलिए आप। तो -10 डिग्री सेल्सियस से सबसे पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाना पड़ेगा। पहला केस ये हो गया एक, तो -10 से -0 पर गया, तो इसमें एक्चुअल में टेम्परेचर में बदलाव हो रखा है। क्या ये तापमान है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहां पर भी दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो केस है ये है टेम्परेचर को दिखा रहा है, ठीक। ये वाला मान लो एनर्जी को दिखा रहा है, ऊर्जा का आधार। ध्यान से देखा जाए तो टेम्परेचर के बदलाव के साथ साथ क्या क्या बदलाव हो रहा है, ये स्टेट को दिखा रहा है। ऊर्जा पे बात नहीं करेंगे, ऊर्जा पे कभी और बात करेंगे, स्टेट्स पे बात करेंगे। -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक उसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर किसका? अब वो आप मेटल बॉल मानना चाहते तो मेटल बॉल, बर्फ है तो बर्फ, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस से पर वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? बर्फ से पानी में। जब वो आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तब क्या बदलाव होगा? तब उस केस में उसका टेम्परेचर एक्चुअली कन्वर्ट नहीं होता, फिक्स रहता है। यानी कि जो पानी है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ रहती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी रहती है। उसमें सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो पानी में बदल जाती है, अगर एनर्जी को बाहर निकाल देती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो पानी, एनर्जी बाहर निकाल देगा तो बर्फ, ये होगा, ठीक। तो यहां से फिर 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर अब बढ़ने वाला है। और कितना बढ़ने वाला है? मान लो 30 था, दोनों का मिला के मान लेते हैं 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने वाला है। तो ये 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। और मान लेते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो 100 तक बढ़ा तो क्या दिक्कत है? लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद पानी भी तो बदलेगा बेचारा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी उठता है। उसने कहा कि मैं 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा बढ़ूंगा। कितना ज्यादा बढ़ूंगा? 100 से 100 पर बर्फ पानी से बदलेगा वो वेपर में। वाटर से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है, तो 100 से फिर वो टेम्परेचर आगे बढ़ सकता है। तो ये कंडीशन जो दिखा रखी है यहां पर, जहां पर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है और वो अपनी स्टेट बदल रहा है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में जानी जाती है। ये यहां से यहां तक जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी से वेपराइज स्टेट में जा रहा है, ये वाली केस जो है वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन के रूप में आप जानते हैं। बाकी जो केस चल रहा है, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये mc डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट क्या है? 1 ग्राम पानी का या 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो, यानी कि सिर्फ आपको तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो लिखते हैं जरा, Q बराबर mc डेल्टा टी। किसी बुक में से c की जगह s भी लिख रखा है, ठीक। इस चीज पे कंफ्यूजन नहीं रहेंगी। c बराबर Q अपॉन m डेल्टा टी, ये आपका स्पेसिफिक हीट को दिखा रहा है, ठीक। स्पेसिफिक हीट Q जो हीट है इसकी यूनिट होती है mL2T-2 अपॉन m की यूनिट होती है m, और यहां पर डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी यहां पर टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। यहां पर डेल्टा टी टाइम नहीं है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। केल्विन रख देते हैं, m से m कट गया, L2T-2 K-1, कुछ इस प्रकार से आपकी यहां पर डायमेंशन निकल करके आई स्पेसिफिक हीट की। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं लेटेंट हीट की तरफ। लेटेंट हीट को ध्यान से देखो। लेटेंट हीट मैंने बताई थी कि टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो पानी में बदल जा रहा है। Q बराबर mL। L जो है यहां पर ये लेटेंट हीट को दिखा रहा है। L बराबर Q अपॉन m, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक। Q को अगर देखा जाए तो Q आपकी एनर्जी है, इसकी यूनिट अभी भी आपने निकाली mL2T-2 अपॉन m। m से m काट देते हैं, क्या बचा आपका? L2T-2। यहां पर इसकी डायमेंशन निकल करके आई किसकी? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की।
गैस कांस्टेंट की बात करी जाए तो गैस कांस्टेंट क्या होता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम पर आधारित। बॉयल ने बताया था, बॉयल ने क्या बताया था, गैस नियम पढ़ते हैं पहले डायरेक्टली, आपको गैस इक्वेशन पढ़ने को मिलेगी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक, यहां पर आर जो आता है वो गैस कांस्टेंट है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पीवी अपॉन एनआर एनटी, पीवी अपॉन एनटी। ठीक लिखा है हमने, पीवी अपॉन एनटी। पी इंटू डेल्टा वी एक्चुअल में वर्क डन होता है, वर्क डन और किस चीज से जाना था? एक तो आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखा, अगर किसी पिस्टन पर प्रेशर लगा दिया जाए और उससे उसके अंदर की गैस का वॉल्यूम डेल्टा बी बदल जाए, गैस का वॉल्यूम डेल्टा बी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए। एक पिस्टन है और पिस्टन पर आपने प्रेशर लगाया और उसको कंप्रेस कर दिया डेल्टा बी वी बाई वॉल्यूम से, तो उस केस में जो प्रेशर जो आपने अप्लाई करा, प्रेशर इनटू डायरेक्टली डे वी, जो एक टर्म दिखा रही है ये आपकी वर्क डन को दिखा रही है। तो इसकी यूनिट एक्चुअल में कुछ और नहीं वर्क डन आएगी, यानी कि ml2t-2 इस जगह पर दिखाई देना चाहिए। n जो होता है एक्चुअल में n उस गैस में मोल्स की संख्या को बोलते हैं, कितने मोल गैस है, तो इसकी यूनिट डायमेंशन जो आप बोलेंगे वो मोल में काउंट करेंगे। t टेम्परेचर है, इसकी डायमेंशन केल्विन में काउंट करेंगे, तो ml2t-2 के -1 और मोल का -1, ये इतनी आपकी डायमेंशनल वैल्यू इसकी निकल करके आई। ठीक, गैस कांस्टेंट की नेक्स्ट स्टेज पर चर्चा करते हैं, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट जो कस रहा है वो नहीं है। एक्चुअल में जब हम एनर्जी की चर्चा करते हैं टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर एनर्जी की चर्चा कैसे हो सकती है? एक गैस है, गैस का मॉलिक्यूल शांत बैठा है, आपने उसमें आग लगा दी नीचे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल भागना शुरू कर देगा। भागेगा नहीं भागेगा? भाई किसी भी चीज को आग लगा दो तो जलना शुरू कर देती है आमतौर पर, केवल अंडे को छोड़कर। अंडे के अलावा एक तो एग्जांपल और भी हो सकते हैं, वैसे अंडे को उबालते हैं तो क्या वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाता, सॉलिड में शिफ्ट हो जाता है। लिक्विड स्टेट में जो उसके अंदर रहता है, जिसको लोग खाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, वो सॉलिड में बदल जाता है। लेकिन बाकी सबके केस में ऐसा नहीं होता है। पानी को देखोगे वेपराइज स्टेट में चला जाता है। वैसे ही एनवायरनमेंट की जो ऊर्जा है, जो मॉलिक्यूल है, वो भागते हैं, भागना शुरू करेंगे टेम्परेचर आने से। तो एनर्जी का टेम्परेचर के साथ में एक रिलेशन आता है, उसे मैं आपके सामने लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 3/2 kT। मैंने इसे पहले ही बताया है, 3/2 जो है वो डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, वो कितनी दिशाओं के आधार पर वो जा सकता है, उस पर 3/2 निर्भर कर रहा है। तो 3/2 एक्चुअल में यहां पर एक कांस्टेंट है, इस टर्म को यहां से हटाते हैं क्योंकि आपको इसकी यूनिट निकालनी है, K बराबर E/T। E क्या है? आपकी एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है ml2t-2 अपॉन T की यूनिट है केल्विन, तो इसकी डायमेंशन जो बनी ml2t-2 के -1, यहां पर डायमेंशन निकल करके आई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। आई थिंक आपको ये केस समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन केस बनाया है। मैं ये मान के चलूंगा कि मैं इसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाने वाला हूं फिजिक्स को, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये बस सोचिएगा कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं डलेंगी, मैथमेटिक्स की वीडियो डलेंगी, आईआईटी वाली, फिजिक्स की डलेंगी अभी 11th-12th वाली, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती उसके बाद आईआईटी पे चालू हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त पढ़ाएंगे, याद रख लेना, किसी ने नहीं पढ़ाई होगी ऐसी, मतलब कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।